हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है हमारे प्रव्या एकेडमी पर। कैसे हैं आप सब लोग, ये बताओ। नया साल शुरू हो गया ना, बढ़िया बताओ। अगर पढ़ाई अच्छे से शुरू कर दी है तो नया साल बढ़िया शुरू हो गया है, और बढ़िया शुरू हुआ है तो जो आपको रिजल्ट मिलेंगे वो आपके सपनों के मुताबिक मिल जाएंगे। ठीक है, चलो तो हम बात कर रहे हैं जीव जनन कैसे करते हैं, इसके बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हम लोग आज इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने कहा जनन जो है वो दो प्रकार का है, एक तो अलैंगिक जनन है और एक लैंगिक जनन है, और हमने अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक जनन के बारे में। किसके बारे में? लैंगिक जनन के बारे में। तो सबसे पहले मेरे को आप ये बताओ, लैंगिक जनन होता क्या है? होता क्या है? लैंगिक जनन होता क्या है? तो आप कहोगे सर लैंगिक जनन वो है जिसमें एक नर और एक मादा दोनों जीव भाग लेते हैं। ऐसा जनन जिसके अंदर एक नर और एक मादा दोनों जीव भाग लेते हैं, तो वो जनन आपका कौन सा हो जाएगा? लैंगिक जनन हो जाएगा। क्लियर बात? देखो, लैंगिक जनन दो चीजों में हो जाएगा। ठीक है, मुख्यतः जैसे पेड़ पौधों के अंदर, दूसरा जीव जंतुओं के अंदर। ठीक है, तो हमारे को पेड़ पौधों में पढ़ना है, उसके बाद जीव जंतुओं में पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं पेड़ पौधों के अंदर लैंगिक जनन। तो देखो, पेड़ पौधों के अंदर जब हम लैंगिक जनन की बात करते हैं तो ये जो लैंगिक जनन है, इन पेड़ पौधों के अंदर जो जनन का मेन अंग होता है, मेन जो अंग होता है वो होता है पुष्प, या जिसे हम क्या कह सकते हैं? फूल, फ्लावर जो होता है वो इन पेड़ पौधों का लैंगिक अंग होता है। वो क्या होता है? लैंगिक अंग। तो हम किसकी बात करेंगे? पादपों की। किसकी बात करेंगे? पादपों की। ठीक, अगर मैं बात करूं इसमें सबसे पहले लैंगिक अंग कौन सा है, तो आप कहोगे सर पुष्प है। ठीक है, कौन सा है? पुष्प। तो देखो, पुष्प के अंदर जो एक पुष्प होता है, पुष्प के अंदर एक नर वाला भाग होगा, एक मादा का भाग होगा। अच्छा, आप कहोगे सर जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें जो फूल होता है, तो फूल जो है वो भी लुगाई और आदमी की तरह होते हैं। अरे मतलब एक लुगाई होता है, एक आदमी होता है। पुष्प भी दो तरह का होता है। तो देखो, हम बात करें पुष्प की, हम किसकी बात करें? पुष्प की। तो पुष्प के अंदर हम लोगों को दो चीजें देखनी है, एक तो नर वाला भाग और एक मादा वाला भाग। जो नर वाला भाग है, नर भाग, इसे हम लोग क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? नर भाग। इसको हम नर भाग, और एक हमें देखना मादा वाला भाग। पुष्प के अंदर दो भाग हो सकते हैं। भाई मैंने कहा हम लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं तो हमें दो भाग मिलेंगे, एक तो नर भाग मिलेगा, एक मादा भाग मिलेगा। दो जनन अंग मिलेंगे, सिंपल सा है। तो मादा भाग, तो पुष्प है, पुष्प के अंदर कौन सा भाग है उसके आधार पर हम देखेंगे, लेकिन मेन जो जनन अंग है वो पुष्प में ही स्थित होते हैं। आपको जड़ से लेना देना नहीं है, आपको तने से लेना देना नहीं है, अब नई पत्तियों से लेना देना है। तो मेन जो जनन अंग कहां पर होंगे? पुष्प के अंदर होंगे। क्या क्या हो सकते हैं? तो आप कहोगे सर एक नर भाग हो सकता है, एक मादा भाग हो सकता है। ठीक है, हम पौधों के अंदर, पादपों के अंदर नर भाग को पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। फू से पुरुष, केसर तो लगा नहीं है, पुंकेसर, इसके ऊपर बिंदी लगा दी, पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। तो मादा भाग को स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहा जाता है। तो आपको समझ में आई? अगर अब मैं देखो, अब मैं पुंकेसर कहूंगा तो आप क्या समझोगे? कहो, आप समझोगे कि ये नर वाले भाग की बात हो रही है। अगर मैं स्त्री केसर कहूंगा तो आप क्या समझोगे? आप समझोगे कि मादा वाले भाग की बात हो रही है। क्लियर बात?
तो एक पुष्प के अंदर दो तरह के जनन अंग हो सकते हैं। ये मेन जो पेड़ पौधों का, पादपों का मेन जो जनन अंग होता है, मेन जो जनन अंग होता है वो क्या होता है? पुष्प होता है। पुष्प के अंदर या तो नर जनन अंग होगा या मादा जनन होगा। अगर नर जनन अंग होगा तो हम उसे पुंकेसर कहेंगे, अगर स्त्री जनन अंग होगा तो उसे हम या मादा जनन अंग होगा तो इसे हम स्त्री केसर कहेंगे। क्लियर बात? इन दोनों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर पुष्प को हमने दो भागों में बांटा कि इस पुष्प के अंदर है क्या? नर जननांग है, यानी यहां से सीधी बात करते हैं कि इस पुष्प के अंदर पुंकेसर है कि स्त्री केसर है। इसके अंदर क्या है? पुंकेसर है या स्त्री केसर है। इसके आधार पर हमारा जो ये पुष्प है वो दो तरह का हो जाएगा। पुष्प है वो कितने तरह का हो जाएगा? दो तरह का। आप कहोगे सर कौन कौन सा? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बहुत बार एग्जाम में आया है। तो देखो, एक तो होगा एक लिंगी पुष्प। एक तो कैसा पुष्प? एक लिंगी पुष्प। क्या होता है मैं समझाऊंगा। एक तो क्या? एक लिंगी पुष्प, ठीक है। एक होगा द्विलिंगी, या इसे हम कह सकते हैं उभयलिंगी पुष्प। द्विलिंगी या उभयलिंगी, उभयलिंगी पुष्प। ठीक बात, ये दो नाम ध्यान रखो। पुष्प को हमने किसके आधार पर कि उसके अंदर पुंकेसर या स्त्री केसर में से कौन है, इसके आधार पर हम लोगों ने इसे दो भागों में बांटा। एक तो इस एक लिंगी पुष्प, एक उभयलिंगी पुष्प, ठीक है। अब देखो इसको समझो होता क्या। जब किसी पुष्प के अंदर या तो पुंकेसर हो या स्त्री केसर हो, क्या हो? या तो पुंकेसर हो या स्त्री केसर हो, दोनों में से अगर एक है तो ये ऐसा पुष्प एक लिंगी पुष्प कहलाएगा। आपको बात समझ में आई कि अगर किसी पुष्प के अंदर या तो नर भाग है, नर जननांग है, या मादा जननांग है, यानी कि या तो स्त्री केसर है या पुंकेसर है, इसके आधार पे हम अगर दोनों में से एक है तो हम इसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं। तो हम इसे क्या कहते हैं? एक लिंगी पुष्प। दोनों में से एक होना चाहिए। समझ में आ गया? नाम से ही पता चल रहा है एक लिंगी, यानी कि एक लिंग होना चाहिए। भाई लिंग क्या है? नर और मादा, ये दो लिंग ही तो है। हम लिंग के आधार पर ही तो जीवों को हम लोग दो भागों में बांट रहे थे। तो लिंग एक, यानी कि या तो नर या मादा, यानी कि या तो पुंकेसर या स्त्री केसर। क्लियर बात? तो ये एक लिंगी पुष्प कहलाएंगे। यहां से ये परिभाषा तो फिर भी आप याद रख लोगे, परिभाषा को तो ये रटना है ही नहीं। एक लिंगी यानी कि एक लिंग, या तो पुंकेसर या स्त्री केसर। लेकिन इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल पे बोर्ड में बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल यानी कि किसके अंदर एक लिंगी होता है, तो आप देखना, एक तो ध्यान रखना, पपीता का पुष्प, पपीता के अंदर एक लिंगी होगा। पपीता, कौन सा? पपीता, ठीक है। एक होगा तरबूज, कौन सा होगा? तरबूज। ये दोनों जो हैं एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, दोनों में से एक एग्जाम्पल पूछा जाएगा, ठीक है। आपका प्रश्न सीधा सीधा बता देगा एक लिंगी पुष्प के नाम बताओ, एक लिंगी पुष्प के नाम बताओ, पपीता और तरबूज। इसलिए अगर आपने अकेला पपीता लगाया ना, तो अकेला पपीता मान लो स्त्री केसर वाला लगा दिया तो वो जनन नहीं कर पाएगा, तो फिर नए पपीते पैदा ही नहीं होंगे, नए पपीते पैदा ही नहीं होंगे। तो हमें पपीते लाने होंगे दो, एक तो नर, जिसमें नर फूल भी हो, यानी कि पुंकेसर वाला फूल भी हो, स्त्री केसर वाला फूल भी हो, है ना। क्योंकि ये खुद दोनों में से एक ही फूल हो, दोनों में एक फूल में दोनों में से एक ही लिंग होता है। क्लियर बात? उभयलिंगी का मतलब ये है कि जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों उपस्थित हो, जिसमें स्त्री केसर और दोनों एक ही पुष्प में स्थित हो, तो ऐसा पुष्प उभयलिंगी पुष्प कहलाता है। ऐसा पुष्प उभयलिंगी पुष्प कहलाता है। जैसे आप देख लो धतूरा का पुष्प, किसका? धतूरा। धतूरा तो आप लोगों ने सुना होगा, धतूरा, धतूरा। या फिर आप देख लो गुड़हल, गुड़हल। और सबसे इंपॉर्टेंट आप देख लो सरसों,
सरसों तो सबने देखी होगी, सरसों का फूल लेके देखना। आज अभी सरसों का मौसम चल रहा है, सरसों मिल जाएगी आप लोगों को। गुड़हल कई लोगों के पास हो सकता है, धतूरा भी हो सकता है। धतूरा का जो पुष्प होता है काफी बड़ा भी होता है। पिछले धतूरा का पुष्प जो होता है वो काफी बड़ा भी होता है, ठीक है। तो धतूरा देख सकते हैं आप। सरसों का छोटा होता है लेकिन आप देख सकते हैं उसके अंदर स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों होंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि स्त्री केसर होता कैसा है, तभी तो आपको पता चलेगा कि कौन सा स्त्री केसर है, तो मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी आप ये ध्यान रखेंगे, धतूरा, गुड़हल और सरसों, इनके अंदर स्त्री केसर और इनका जो पुष्प होगा उसके अंदर स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों जननांग पाए जाएंगे, दोनों जननांग पाए जाएंगे। क्लियर बात? मुझे लगता है यहां तक आप लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक? आई बात समझ है? अब हम बात करते हैं पुष्प की संरचना की। अब हम बात किसकी करेंगे कि पुष्प होता कैसा है, ठीक है। पुष्प होता कैसा है, इन लोगों को मिटा देते हैं अपन। ये आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, ताकि क्या है कि इस तरह का जो फ्लो है आपके दिमाग में रहे और आप आराम से इन चीजों को याद कर सको, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। ये ऑप्शन हम अभी दे रहे हैं, पहले तो नहीं देते थे। चलो इनको मिटाते हैं हम। तो हम क्या बात करेंगे, पुष्प की संरचना की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ये दोनों को तो मिटा रहने ही देंगे हम, ठीक है साहब। चलो भैया, पुष्प पुष्प पुष्प, चलो ये है। अब देखो पुष्प की संरचना, क्वेश्चन यहां से भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि पुष्प की संरचना का नामांकित चित्र बनाओ। बना दोगे? सिंपल है भैया। देखो हम बात करेंगे पुष्प की, तो सबसे पहले आप लोगों को एक इस तरह की संरचना बनानी है। और यहां पर इस तरह की संरचना आप बना देंगे। क्लियर बात? इसके अंदर क्या बनाना है? कुछ भी नहीं बनाना है। गोला घेरा करना, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे करके छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल सा है। देखो जितना लेवल है, आप बड़ी कक्षा में जाओगे तो इसके अंदर ही बहुत सारी चीजें आपको दिखेगी, अभी तो इतना ही देखना, ठीक है। इसके नाम बताओ कि पहले ये बना लेते हैं, ठीक है, बाद में बात नाम बताएंगे। अब यहां से एक संरचना इस तरह की निकालो, इसके ऊपर इस तरह की एक संरचना बना दो, एक संरचना और निकालो, ये बना दिया, ठीक है। इसी तरह से एक और यहां से, ये देखो इससे थोड़े से बड़े बनाना है, ठीक है। ये दो बना दिए, ठीक है। इतने हम इतने बनाएंगे, ज्यादा नहीं बनाएंगे, आपको भी इतना ही बनाना, ठीक है। चलो वैसे इसके ये नीचे तो कुछ नहीं है, जिससे ये जुड़ा रहता है वो डंठल है, ठीक है। और यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर कुछ पत्तियां बनानी है। यहां पर क्या बनानी है, कुछ पत्तियां बनानी है। ज्यादा यूं डिजाइन मारने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलो ये पत्तियां बन गई। अब आपको क्या करना है, एक और यहां से इस तरह की संरचना बनानी है, एक और इस तरह की संरचना बनानी है, एक और इस तरह की संरचना बनानी है। ऐसे डिजाइन देने की कोशिश करना है, ऐसे क्या करना है, डिजाइन देने की कोशिश करना है। क्या करना? डिजाइन, ताकि क्या लगे कि डिजाइन होगी, डिजाइन। ये डिजाइन है, ये डिजाइन हो गया, ठीक है। ये पूरा होता है, ठीक है। अब यहां तक आप समझो, ये हमारा पुष्प कंप्लीट हो गया। ऐसा आपको क्या मिलेगा, पुष्प। पुष्प को हमने ऐसे काटा है, उसका ये भाग है, ठीक है, सिंपल। अब देखो, अब सबके नाम पता होने चाहिए, नामांकित चित्र बनाना है। सबसे पहले हम कहां से बात करते हैं, बाहर से बात कर लेते हैं कि अंदर से बात करते हैं? अंदर से करते हैं। ये जो काला काला बनाया है, ये पूरा पूरा यहाँ, ये मतलब यहां से ये गोला लगा के यहां तक, ये जो काला काला है ये आपका मादा भाग है, यानी कि स्त्री केसर है। स्त्री केसर के हमें 3 भाग देखने हैं। ये हमारा क्या, स्त्री केसर है। स्त्री केसर के नाम इधर लिखेंगे, पुंकेसर के नाम हम इधर लिखेंगे। ये स्त्री केसर है पूरा का पूरा। और ये जो ऊपर ये इस तरह की संरचना दिख रही है, इसका नाम हम देखें, इसका नाम वर्तिकाग्र है।
वर्तिकाग्र, इसका नाम क्या है? वर्तिकाग्र। और ये जो डंडा दिख रहा है ना, इसे हम वर्तिका बोलते हैं भैया, वर्तिका बोलते हैं। और ये जो है ना, ये गोला बना हुआ है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं। क्लियर बात? यहां से आपको समझ में आ गया? एक तो ये ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र और नीचे वाला वर्तिका। देखो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, वर्तिका तो बीच वाली है, अग्र, वर्तिकाग्र, अग्र का मतलब होता है आगे वाला भाग, तो वर्तिका के आगे वाला ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र हो गया, और नीचे वाला गोल गोल है, अंडा जैसा है, अंडा से हो गया। क्लियर बात? ये सारों के सारों, तीनों के तीनों मिलकर के क्या कहलाते हैं भैया? ये कहलाते हैं स्त्री केसर। तीनों मिलकर के स्त्री केसर, ये पूरा का पूरा स्त्रियों का मामला है, यानी कि मादा जननांग है। क्लियर बात? चलो अब यहां से हमारा ये है, यहां देखते हैं, ये यहां पर ऐसे टोपी टाइप संरचना दिख रही है ना, एक टोपी टाइप, टोपी जो दिख रही है ना, ये क्या होता है? पराग कोश होता है। क्या होता है? पराग कोश। ये वाली टोपी दिख रही है, ये पराग कोश है, यहां नाम लिख देता हूं, पराग कोश, पराग कोश है, ये क्या है? पराग कोश है। क्लियर? और ये जो एक डंडा है जिससे ये जुड़ा हुआ है परागकोश, इस डंडे को हम लोगों ने क्या दिया? तंतु नाम दिया। तंतु, सिंपल था एक तंतु। तंतु किसे कहते हैं? वही लकड़िया होता है ना, उसे तंतु कहते हैं, पतला सा लकड़ा, लकड़िया, ये तंतु हो गया। ये क्या हो गया? तंतु। दो भाग है यहाँ, और ये दोनों मिलकर के आपका क्या कहलाते हैं? तो ध्यान रखना, ये दोनों मिलकर के क्या कहलाते हैं? पुंकेसर कहलाते हैं। दोनों मिलकर के क्या कहलाते हैं? पुंकेसर। अब ये मेन दो भाग हो गए, एक स्त्री केसर हो गया, एक पुंकेसर हो गया। आपको पूछे स्त्री केसर के कितने भाग है? आपको हो गए 3। कौन कौन से भाग है? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। और अगर पूछे पुंकेसर के कितने भाग है, तो आपको हो गए सर 2, एक परागकोश है, एक तंतु है, एक परागकोश और एक तंतु। ठीक, अब देखोगे, आप कहोगे सर ये क्या है? ये तो कुछ नहीं है, ये पुष्प का कोई भाग नहीं है, ये तो ऐसे डंठल है, डंठल, इसका डंठल, डंडल, ये डंठल। ठीक, ये इसका लेना देना नहीं है हमारे पास। ये दो नाम, ये पुष्प के भाग है, ये दो ही क्या है? पुष्प के भाग है। देखो इनको हम दल कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? दल। लेकिन दल ये बाहर की ओर है, इसलिए हम इसे बाह्य दल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? बाह्य दल। और ये इसके अंदर है, इसलिए इसे कहते हैं सिर्फ दल। दल ये क्या है? पंखुड़िया है, पंखुड़ी, इसे हम क्या कहते हैं? पंखुड़िया। क्लियर बात? अरे पंखुड़िया दल है। जो आप फूल लाते हो, पुष्प लाते हो, उसके जो ऐसे पत्ते टाइप होते हैं ना, वो क्या होते हैं? पंखुड़िया, जिसे दल कहते हैं। और ये नीचे कुछ जो ऐसे पत्तियां होती है, जो नीचे एकदम उसके चिपकी रहती है फूल के, ये बाहर नहीं है, ये इसके ऐसे चिपकी है। ठीक है ना, हमने थोड़ी बाहर बनाई ताकि आपको दिखे। ठीक है ना, तो ये इसके चिपकी रहती है, इसके यूं आप फूल लाओगे तो देखोगे ऐसी चीजें, है ना। तो फूल देखना कभी, ठीक है। अब ऑनलाइन में तो मैं आपको क्या दिखाऊंगा, ये ऑनलाइन में चाहे ये दिखाओ चाहे वो दिखाओ, सेम है। चलो ये देख लेना, ठीक है। तो ये क्या हो गया? पुष्प का भाग हो गया, पुष्प का भाग है। किस तरह से इसके कौन कौन से भाग है ये मैंने आपको समझा दिया। क्लियर बात? क्लियर बात? चलो अब देखो थोड़ा थोड़ा हम बात कर देते हैं इस स्त्री केसर और पुंकेसर के बारे में कि क्या है पुंकेसर का मामला। देखो हम बात करें अगर पुंकेसर की, हम बात करें पुंकेसर की, ये पुंकेसर है तो पुंकेसर पहले तो होता क्या है, तो आपको कहोगे सर ये क्या होता है? नर जननांग होता है। पुष्प का या पादप का नर जननांग, पुष्प का या पादप का, भाई पादप का कहो या पुष्प का कहो, क्योंकि पादप से हमने एक पुष्प ही लिया, अलग ले लिया, उसके बाद हम इसका रीडिंग कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पुंकेसर क्या है? जो पुष्प है उसका नर जननांग है, ठीक है। इसमें कितने भाग मिलेंगे आपको? तो आप कहोगे सर दो दिख रहे हैं, एक तो परागकोश एक तंतु, एक परागकोश और एक तंतु, ठीक है। अब जो परागकोश है, ये जो परागकोश है यहां पर बनते हैं परागकण। परागकोश के अंदर क्या बनते हैं? परागकण बनते हैं, परागकण। ध्यान रखना, नाम ध्यान रखना, परागकण बनते हैं। क्या बनते हैं? परागकण बनते हैं। परागकण, परागकण जो है इसे हम नर युग्मक भी कहते हैं, नर युग्मक कहा जा, ठीक है। नर युग्मक कहां पर बनेंगे? परागकोश के अंदर, यहां पर बनेंगे। इस तरह की संरचना, एक कुछ नहीं होता है, ऐसे गोल गोल होते हैं, ठीक है। ये बात होगी।
अगर हम पराग कणों की बात करें तो देखो पराग कण कैसे होता है, तो पराग कण सामान्यतः पीले कलर के होंगे, चिपचिपे टाइप से पीले कलर के होते हैं। अगर आप इनको हाथ लगाओगे फूलों के ऐसे, तो आपका हाथों पर उसका पाउडर चिप जाएगा, हाथों पर क्या हो जाएगा, पाउडर चिपक जाएगा। समझ में आ गया कि पराग कण है वो सामान्यतः ऐसे पीले टाइप होते हैं और ऐसे चिकने होते हैं, चिकने, ठीक है। उसको हाथ लगाओगे तो आपके पाउडर पीला रंग का लग जाएगा, आपको ऐसे लगेगा। आपने अगर ऐसे ले लिया तो आपको लगेगा, कोई देखेगा ना हाथों पे ऐसे, तो लगेगा आपके हाथ पीले हो जाएंगे, तो लोग कहेंगे इसके हाथ पीले हो गए। अरे हाथ वो वाले पीले नहीं होंगे, ठीक है। चलो अगर हम बात करें परागकण, तो देखो परागकण के बारे में थोड़ी सी बात आप ध्यान रखिए। जो परागकण होता है, परागकण कुछ भी नहीं है, ये मान लो ये परागकण है, ये क्या है, परागकण। परागकण के अंदर होता क्या, देखो दो चीजें होती है। एक तो ध्यान रखना ट्यूब कोशिका या ट्यूब केंद्रक होता है, एक तो क्या होता है, ट्यूब केंद्रक होता है। मेरे हिसाब से यहां तक चीजें दिख रही होगी, ट्यूब केंद्रक होता है। एक तो क्या होता है, ट्यूब केंद्रक होता है, और दो होते हैं नर युग्मक। ये दो क्या होते हैं, नर युग्मक होते हैं, नर युग्मक। आई बात समझे कि एक परागकण के अंदर, एक जब परागकण है वो एकदम तैयार हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, मोटा हो जाता है। मोटा मतलब ऐसे खा पी के नहीं, जैसे तुम जैसे बड़े होते हो तो कहता है ना, हमें सोगरो मोटो गोरो, हमें यार विवाह करा दो, तो वो वाला मोटा। मोटा मतलब ऐसे थोड़ी ऐसे पाडा हो गया खा खा के, नहीं। मोटा मतलब प्रौढ़ मतलब परिपक्व हो जाता है। तो उसके अंदर एक तो ट्यूब केंद्रक होगा, एक तो क्या होगा भैया, ट्यूब केंद्रक, ठीक है। ये परागकण के अंदर एक तो ट्यूब केंद्रक होगा, एक क्या होगा, दो आपके नर युग्मक होंगे। नर युग्मक जो है, ये हमने बात करी नर युग्मक किसके अंदर बनते हैं, परागकण के अंदर। लेकिन होते कितने, ध्यान रखना, दो होते हैं परागकण के अंदर, नर युग्मक दो होते हैं। अब आप कहोगे सर इसके दो, इनके काम क्या है, काम मैं बताऊंगा आगे, लेकिन अभी आप इतना ध्यान रखिए कि दो होते हैं, सिंपल बात। अब हम बात करते हैं, ये आपका इसी के साथ पुंकेसर क्लियर होता है। अब मैं बात करता हूं स्त्री केसर की। तो देखो स्त्री केसर में आप कहोगे स्त्री केसर है क्या, तो आपको क्या बताना है, ये पुष्प का मादा जननांग है, या मादा जनन अंग है, या मादा भाग है, ठीक है। अच्छा इसके अंदर क्या क्या होगा, तो आप कहोगे सर एक वर्तिकाग्र है, एक वर्तिका है, और एक अंडाशय। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इस तरीके से इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी सारी चीजें होंगी। देखो वर्तिकाग्र क्या है, वर्तिकाग्र पुष्प का सबसे या यूं कहें स्त्री केसर का सबसे ऊपरी भाग वर्तिकाग्र कहलाता है। पुष्प का सबसे ऊपरी भाग जो है वर्तिकाग्र कहलाता है। और ये करता क्या है, ये जो परागकण है, ये जो परागकण है इनको ग्रहण करता है। ये परागकण इसके पास आएंगे, जब जनन करना है तो इसके पास परागकण इसके पास आएंगे, सबसे पहले इसके पास आएंगे। परागकण किसके पास आएंगे, इसके पास आएंगे, कहेंगे मेरे को जनन करना है। अरे कौन, ये परागकण यहाँ आएंगे, ठीक है। इसके पास वर्तिकाग्र के पास, ठीक है साहब। वर्तिकाग्र क्या है, छिपा होता है। अगर कोई पास से भी जा रहा होगा परागकण, उसको भी पकड़ के ले लेगा कि आजा आजा। कोई छिपा होता है, छिपा होता है, जैसे छिपा समझते हो ना, छिपा मतलब जैसे क्या बताया, जैसे अब सर्दियां हैं, जब आपको सर्दी लग जाती है, आपको के साहब मेरे को तो जुकाम हो गया, फिर ये वाला जो है ये क्या है, चिपचिपा। ये क्या है, चिपचिपा। समझे, कुछ समझ तो गए होंगे, आधे तो अभी प्रैक्टिकल भी कर लेंगे, हैं बताओ। तो ये क्या होता है, चिपचिपा होता है। तो यहाँ पर परागकण यहाँ पर आएंगे, ठीक है। और वर्तिकाग्र के नीचे एक डंडा लगा होता है, एक नली होती है, जिस भाग को हम लोग वर्तिका कहते हैं। ये क्या है, वर्तिका है। ये वर्तिकाग्र के नीचे स्थित होता है, ठीक है, जिसे वर्तिका कहते हैं। क्लियर बात। और वर्तिका क्या करती है, वर्तिकाग्र को ऐसे ऊपर सीधा खड़ा रखती है, बाकी उसका कोई खास काम है नहीं। फिर बात करते हैं अंडाशय की। फिर क्या आता है, अंडाशय। देखो अंडाशय जो है वो इंपॉर्टेंट है, अंडाशय जो है वो इंपॉर्टेंट। अब कहोगे साहब अंडाशय क्या करता है, अंडाशय के अंदर होते हैं बीजांड। इसके अंदर क्या होंगे, बीजांड। इसका डायग्राम बना देता हूं मैं। ये अंडाशय है, इसके अंदर ये है बीजांड। ये क्या है, बीजांड होते हैं। अंडाशय के अंदर क्या होते हैं, बीजांड होते हैं। बीजांड बहुत सारे हो सकते हैं, 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। ये क्या होंगे, बीजांड होंगे, ठीक है। ये अंडे जैसा होता है, उभरा हुआ है थोड़ा, ये सबसे बड़ा है, बाकी वाले छोटे छोटे दिख रहे हैं। अंडाशय
अंडाशय के अंदर क्या होंगे, बीजांड होंगे। बीजांड कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4, ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस बीजांड के अंदर क्या होगा। तो देखो बीजांड के अंदर मेन चीज क्या होती है, एक तो होती है अंड कोशिका। क्या इसके अंदर क्या होगी, मेन अंड कोशिका। अरे अंड कोशिका कुछ नहीं, अंड कोशिका को छोड़ो, आप नाम याद रखो मादा युग्मक। इसी का नाम क्या है, मादा युग्मक। इसी का नाम क्या है, मादा युग्मक। यहां पर एक हमें क्या दिख गया, नर युग्मक। यहां पर नर युग्मक 2 दिखे, लेकिन यहां पर मादा युग्मक कितना होगा, 1 होगा। और यहां पर ये नर युग्मक कितने होंगे, 2 होंगे। यहां पर मैंने बताया ना 2 है, क्यों है ये बताऊंगा मैं। अब मादा युग्मक 1 है, ठीक। यहां पर इतनी बात आप लोगों को अगर समझ में आ गई है तो आगे की बात तो बहुत सिंपल है, आगे की बात तो बहुत सिंपल है, ठीक है। अंड कोशिका, मादा युग्मक, ये सारी चीजें। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बात आगे की करते हैं। ये जो पुष्प है, ये जो पुष्प है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस भाग को अगर इसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करोगे ना, तो मैं मानता हूं कि आप लोगों का ये जो लैंगिक जनन है ये आराम से क्लियर हो जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट लो एक बार, फिर अपन आगे की बात करते हैं, ठीक है। चलो अच्छा बताओ, कैसा मतलब महसूस ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताओ मेरे को। ठीक पढ़ा जा रहा है कि नहीं पढ़ा जा रहा है। आप कहोगे सर पढ़ रहा है, पढ़ना तो पड़ेगा भैया। अगर सपने पूरे करने हैं, आप लोगों के सपने हैं तो पूरे करने हैं, तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। मिटा देते हैं इसको। ये बाकी वाले पास में है, इनके भी अपने काम है, लेकिन हम इन सारी चीजों को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिर्फ जनन की। मिटा दूं, सबको मिटा देते हैं बाद में। आप कहोगे इसको रखा क्यों, ये आपके ज्यादा लाइट का था क्या, ऐसे आपके दिमाग में आएगा फिर कि सर इसको अंडाशय को ही क्यों रखा है, आपने स्त्री केसर को ही क्यों रखा, पुंकेसर को क्यों नहीं रखा है, पुंकेसर को क्यों नहीं रखा, ऐसे कहोगे ना। चलो कहोगे तो कहते रहना, लेकिन चलो अब देखो, पुंकेसर उधर हो गए, पुंकेसर से क्या बन गया, परागकण। अब क्या होगा, अब मेन काम है, अब ही मेन काम है। हम बात करेंगे परागण की। किसकी बात करेंगे, परागण। देखो ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। परागण, देखो हमने 2 नाम, एक परागकण बोला, एक तो क्या बोला, परागकण। पराग और उसके पीछे लगाया हमने कण, और उस यहां पर आप सोचोगे सर पराग तो ठीक लिखा है, क गायब कर दिया, न भी सही है, लेकिन ये अलग है, ध्यान रखना। ये क्या है, अलग है। ये पराग और न है, परागण। क्या है, परागण। और वो क्या था, परागकण। कहां पर बन रहे थे, आप कहोगे सर पराग कोश के अंदर। कहां पर बन रहे थे, पराग कोश के अंदर। तो ये अलग है परागण। परागण का मतलब सिंपल सा है, परागण का मतलब सिंपल सा है कि जो नर युग्मक है, जो नर युग्मक है, यहां पर ऐसे सीधा बताओ, जो परागकण है, यहां पर इसकी परिभाषा बता रहा हूं मैं, जो परागकणों, यहां पर परागगण लिखा है, यहां पर परागकणों का वर्तिकाग्र तक जाना, परागकणों का वर्तिकाग्र तक जाना परागण कहलाता है। अगर कोई परागगण है, भाई देखो हमने वो डायग्राम बनाया था, तो उसके पास में क्या था, वो पुष्प था ना, वो उभयलिंगी था। वो पुष्प क्या था, उभयलिंगी। उभयलिंगी का मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर स्त्री केसर भी था और पुंकेसर भी था। अगर
एक लिंगी होता तो यहाँ तो स्त्रीकेसर होता, यहाँ क्या होता, पुंकेसर होता। क्लियर बात। तो यहाँ पर मामला क्या था, यहाँ पर वो हमने पुष्प बनाया उसमें दोष था, लेकिन आपने देखा होगा ऐसे इस तरह से वर्तिकाग्र था और यहाँ पर पुंकेसर थे। तो ये पुंकेसर पर क्या बन रहे थे, पराग कण बन रहे थे। पुंकेसर यानी कि यहाँ पर जो पराग कोष था वहां पर पराग कण बने। पराग कण कहां पर जाएंगे, वर्तिकाग्र। पराग कणों का वर्तिकाग्र तक जाना, वर्तिकाग्र तक जाना परागण कहलाता है। क्लियर बात, सिंपल, रटना नहीं है। पराग कण कहां चले गए, कहां चले गए, वर्तिकाग्र पर। ठीक है, चलो ये जो है पराग कण ये दो तरह का होगा। एक तो होगा स्वपरागण, एक तो होगा स्वपरागण, और एक क्या होगा, पर परागण। दो परागण, एक तो स्व और एक पर। देखो नाम से पता चल जाएगा, नाम से पता चल जाएगा। स्व का मतलब स्वयं, पर का मतलब पराया। स्व का मतलब स्वयं, पर का मतलब पराया। सिंपल, यानी कि यहां पर ध्यान से समझोगे, स्वपरागण का मतलब यह है कि एक ही पुष्प के वर्ती परागकण, एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आते हैं। या यहां पर ये कह सकते थे परागकणों का वर्तिकाग्र तक जाना या स्थानांतरित होना। जाना की जगह हम स्थानांतरित लिख लेते हैं। ठीक है, आप कहोगे सर जाएंगे कैसे, तो स्थानांतरित। अब ठीक है, स्थानांतरित होना। ठीक, अगर एक ही पुष्प का उसी पुष्प, एक पुष्प का क्या, परागकण, एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाता है तो ऐसा परागकण, ऐसा परागकण क्या कहलाएगा, स्वपरागण। समझ आया कि जैसे मान के चलो, हम यूं समझे कि मान के चलो ये पुष्प का वर्तिकाग्र है और ये इसी पुष्प का क्या है, परागकोश है। यहाँ पर क्या बन गया, परागकण, और ये परागकण इस वर्तिकाग्र पर आया तो परागकण तो हो गया, लेकिन कैसा हुआ, स्वपरागण। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर इसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर अगर जाते हैं तो ऐसा परागकण क्या कहलाएगा, स्वपरागण। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, अगर मान के चलो ये पुष्प है और एक इसी पेड़ के, इसी पौधे के दूसरा पुष्प है, उस पुष्प के परागकण अगर इसकी वर्तिकाग्र पर आके गिरेंगे तो भी स्वपरागण होगा। तो भी स्वपरागण इसलिए होगा क्यों, ये सुनो, अगर मैं जो कह रहा हूं उसको एक बार ध्यान से सुनो कि अगर मान के चलो ये एक पौधा है, मान लो मैं पौधा हूं, मैं क्या हूं, पौधा हूं, मेरा एक पुष्प ये है, एक पुष्प ये है, इसके अंदर स्त्रीकेसर है, पुंकेसर है, इसके अंदर स्त्रीकेसर है, पुंकेसर है, यहाँ पर परागकण बना और इस परागकण यहाँ से इस पुष्प का परागकण उठ करके कहां चला गया, आप कहोगे सर इस पुष्प की वर्तिकाग्र पर चला गया। अब ये जो परागकण हुआ तो ये भी क्या, स्वपरागण है, ये भी क्या है, स्वपरागण। पहले तो हमने क्या कहा, ये साहब ये मान लो ये पुष्प है और पुष्प का ये क्या है, वर्तिकाग्र, और ये यहाँ पर क्या था, परागकोश, यहाँ पर बना, यहाँ पर क्या बना, परागकण। परागकण यहाँ से उठ कर सीधा इसके ऊपर गिरा तो ये परागकण जो हो गया स्वपरागण। लेकिन उसी पेड़ या उसी पादप का पुष्प हो तो भी स्वपरागण होगा। क्यों होगा, क्योंकि उस दोनों के अंदर आनुवांशिक पदार्थ सेम होता है। यानी कि कहने का मतलब फूल तो सेम है, सेम पौधे का फूल है, और पर परागण का मतलब है कि एक पादप का पुष्प के परागकण उड़ करके किसी माध्यम से दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो ऐसा परागण पर परागण। सिंपल, ऐसा परागण क्या होला, क्या होगा, पर परागण। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, ये बातें आप लोगों को अगर समझ में आ जाती है तो नेक्स्ट बातें तो हम डायरेक्ट सिंपल से करेंगे। अब बात करेंगे, परागकणों को हमने कहाँ भेज दिया, वर्तिकाग्र पर। अब हम बात करेंगे निषेचन, एक बढ़िया सा टॉपिक, निषेचन। क्या है निषेचन, क्या होता है निषेचन, देखो निषेचन का मतलब है नर युग्मक तथा मादा युग्मक संलियित होकर, नर युग्मक तथा मादा युग्मक
संलियित होकर युग्मनज का निर्माण करना, युग्मनज का बनना या निर्माण करना, ये क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। निर्माण करना निषेचन कहलाता है। यानी कि हमारे पास जो परागकण थे, वहां पर हमने देखा एक नर युग्मक था। परागकणों के पास क्या था? एक नर युग्मक था। और जो अंडाशय था वहां पर एक मादा युग्मक था। दोनों मिल जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा? निषेचन कहलाएगा। मान के चलो ये नर युग्मक था, ये मादा युग्मक है, दोनों ऐसे आए और मिले और एक हो गए, तो इसे हम क्या कहेंगे? इस क्रिया को हम निषेचन कहेंगे। और एक होने के बाद जो बनेगा उसे हम युग्मनज कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? युग्मनज। नर युग्मक तथा मादा युग्मक मिलकर के क्या बनाते हैं? युग्मनज बनाते हैं। और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। यानी कि कुल मिला के नर युग्मक तथा मादा युग्मक का मिलना निषेचन। ठीक, अच्छा चलो, आई बात समझ है? चलो, ये निषेचन हो गया। अब हम बात करेंगे पेड़ पौधों में निषेचन। अब पौधों में निषेचन होगा कैसे? तो सबसे पहले हम ये इसको अच्छे समझ लेना, ठीक है। यहां पर हम एक वापस दूसरी संरचना बनाते हैं। क्या बन गया रे भैया? तुम लोगों ने कहा भी नहीं क्या बन रहा है। तो यहां पर बनाते हैं। ये देखो, ये क्या है? ये आप कहोगे सर वो वर्तिकाग्र, और ये वर्तिका, और ये अंडाशय। और मैंने आपको बताया था अंडाशय के अंदर क्या होता है? अंडाशय, ये अंडाशय है। अंडाशय के अंदर होता है बीजांड। अंडाशय के अंदर क्या होता है? बीजांड। और बीजांड के अंदर क्या होता है? बीजांड के अंदर होता है मादा युग्मक। बीजांड के अंदर क्या होता है? मादा युग्मक। इसके नाम लिख लेता हूं, बाकी वालों के नाम तो आपको पता है। ये क्या है? बीजांड। और बीजांड के अंदर ये क्या है? मादा युग्मक है। ये क्या है? मादा युग्मक है। और यहाँ पर होते हैं ध्रुवीय केंद्र। यहाँ पर क्या होते हैं? जो ध्रुव है, दोनों ध्रुव, यहाँ पर क्या होते हैं? ध्रुवीय केंद्र होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? ध्रुवीय केंद्र कहते हैं। ध्रुवीय केंद्र। अब यहाँ पर आप बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है। ध्रुवीय केंद्रक हो गए, ठीक। अब यहां तक आपको किसी तरह की कोई दिक्कत? ठीक है साहब, ये वर्तिकाग्र थी। अब हमने परागण कर लिया। परागण का मतलब हमारा, अच्छा देखो एक बात और ध्यान रखना, ये परागण जो है ये होता किससे? तो देखो, परागण वायु के द्वारा हो सकता है। वायु के द्वारा, हवा से परागण उड़ के यहाँ आ सकते हैं, या जल से आ सकते हैं। पानी में जो पौधे रहते हैं जल से आ सकते हैं। या कोई कीट, मान लो यहाँ पर मक्खी बैठी और परागण पर बैठी थी, वहां से परागण उसकी टांगों के चिपक गए और यहाँ आकर बैठी, तो परागण यहाँ आ गया। तो मक्खियों के द्वारा, यानी कि जीव जंतुओं के द्वारा हो सकता है। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। परागण किसके द्वारा हो सकता है? कि वायु के द्वारा हो सकता है। किसके द्वारा हो सकता है? वायु के द्वारा हो सकता है, या किसी जल के द्वारा हो सकता है, या किसी जीव जंतु के द्वारा हो सकता है। क्लियर बात? चलो तो हमारे यहां पर क्या आ गया? ये आ गया परागकण आ गया। बहुत सारा है, मान लो ये भी आया, अपन क्या दिक्कत है? अब इतनी जगह है भाई हमारे, इसमें इतनी जगह है, हमने बड़ा बना दिया है, तो यहाँ पर बहुत सारे परागकण आते हैं, ठीक है। अब आप देखो, परागकण के अंदर हमने पहले ही कहा था दो चीजें होगी। एक तो होगा क्या? आप कहोगे सर ट्यूब कोशिका, या ट्यूब कोशिका या ट्यूब केंद्रक होगी। यहाँ तो क्या होगा? ट्यूब कोशिका या ट्यूब केंद्रक होगा। यहां पर क्या होगा? ट्यूब कोशिका। ट्यूब केंद्रक तो कोशिका के अंदर होगा, ट्यूब केंद्रक लिख लेता हूं। इसके अंदर एक क्या है? ट्यूब केंद्रक। ये बड़ी एक ट्यूब कोशिका होती है, उसके अंदर ट्यूब केंद्रक होता है। और इसमें क्या होता है साहब? इसके अंदर दो नर युग्मक। इसके अंदर क्या है? दो, ये क्या है? नर युग्मक। ये लिखना जरूरी है, नर युग्मक, ठीक है। अब इतना मामला तो हो गया था, इतना मामला तो हो गया। और इतना मामला में क्या हुआ? परागण से हुआ।
परागण किया तो इतना मामला हो गया। अब हमें करवाना निषेचन, तो निषेचन कैसे होगा, नर युग्मक तथा मादा युग्मक संलित होकर युग्मनज बनाएंगे, यानी कि दोनों का मिलना। मैंने बताया आपको दोनों का मिलना, नर युग्मक कहाँ है, यहाँ पर है, मादा युग्मक कहाँ है, यहाँ पर है, ये इनको मिलाना है, इनको क्या करना है, मिलाना है। मिला दे भाई, मिला देते, तो मिलाएंगे तो क्या बन जाए, निषेचन हो जाएगा। बोलिए क्लियर बात। चलो तो यहां पर क्या होता है ये जो ट्यूब कोशिका होती है, यहां से ये ट्यूब कोशिका एक ट्यूब का निर्माण करती है। ट्यूब का मतलब क्या होता है, ट्यूब का मतलब होता है नली, ट्यूब का मतलब क्या होता है, नली। तो यहाँ पर एक ये नली का निर्माण करती है, ट्यूब कोशिका किसका निर्माण करती है, नली का, ये भी नली का निर्माण करती है, ऐसे सब नलियों का निर्माण करती है। और ये नली चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, और ये नली चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, और ये यहाँ तक आती है। ये भी आने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम सारी को क्यों लाए, हमें एक से आपको समझाना है, ठीक है। अब ये कौन, नली का निर्माण किसने किया, तो आप कहोगे सर जो ट्यूब कोशिका थी उसने नली का निर्माण किया, और जो नली बनाई इस नली को हम पराग नली कहते हैं। क्या कहते हैं, पराग नली। अच्छा देखो, पराग नली हमने जब हम लोग पढ़ रहे थे क्या, नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय हमने पादमों में पढ़ा, तो वहां पर हमने क्या पढ़ा, अनुवर्तन। और अनुवर्तन कौन सा पढ़ा, रसायन अनुवर्तन। रसायन अनुवर्तन का ये उदाहरण है कि परागनली बीजांड की ओर जाती है, क्योंकि यहाँ पर रसायन छोड़े जाते हैं। अबे इस परागनली को कौन सा पता है कि अंडाशय इधर है, या ऐसे थोड़ी पता है अंडाशय के अंदर जा रही है, ऐसे थोड़ी पता है बीजांड यहाँ है कि यहाँ है, कहाँ है बीजांड। तो ये यहाँ क्यों बनी, क्योंकि अंडाशय के अंदर बीजांड जो होता है, बीजांड क्या छोड़ता है, विशेष प्रकार के रसायन छोड़ता है, और रसायनों से पता चलता है कि इधर बीजांड है। तो बीजांड की और गति कौन करती है, ये, ठीक है। तो वो उधर वाली बात मैं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये केंद्र, ये यहाँ पर एक केंद्र कोशिका थी, सॉरी ट्यूब कोशिका थी, और उसके अंदर केंद्रक जो है, ट्यूब केंद्रक, ये दो नर युग्मकों को लेकर यहाँ इस नली के साथ 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 आता रहता, नली के साथ साथ यहाँ आता रहता है। तो यहाँ पर कौन आ गया आपको, सर एक तो ट्यूब कोशिका आ गई, ट्यूब केंद्रक आ गया, और एक कौन आ गया, नर युग्मक, और हमने एक और नर युग्मक, दो नर युग्मक कहाँ पहुंच गए, बीजांड के पास पहुंच गए। आगे आगे दोनों आगे। अब ऐसे समझो ये बारात आ गई, बारात, यहां से बारात रवाना हुई, कौन साथ में, दो नर युग्मक आए हैं, और एक कौन आया है, एक आया है ट्यूब केंद्रक आ गया, ट्यूब केंद्रक दोनों को पकड़ के लेके आ गया ट्यूब केंद्रक, ठीक है। अब ये पर बीजांड है, और इस बीजांड को जैसे ही नली बीजांड में प्रवेश करेगी ना, तो ये ट्यूब केंद्रक था ना, ये खत्म हो जाएगा। ये जैसे ही बीजांड के अंदर प्रवेश किया तो ये आपका ट्यूब केंद्रक खत्म हो गया, और यहाँ छेद हो गया। अब ये दोनों रह गए, कौन, दोनों नर युग्मक रह गए, दोनों नर युग्मक। अब दोनों नर युग्मक में से एक नर युग्मक तो जाके सीधा सीधा किसके साथ मिलेगा, मादा युग्मक के साथ मिल जाएगा। एक तो किसके साथ मिल गया, मादा युग्मक के साथ मिल गया। अब आपको कि सर एक नर युग्मक और क्यों आया साथ में, ये क्या करेगा, ये कुछ करेगा, ये क्या करेगा, ये जो ध्रुवीय केंद्रक है ये किसी एक ध्रुवीय केंद्रक के साथ मिल जाएगा, किसी एक ध्रुवीय केंद्रक के साथ मिल जाएगा। आई बात समझ है, तो ये किसी ध्रुवीय केंद्रक के साथ मिल जाएगा। तो ये मान के चलो ये वाला एक मिल गया, अब दूसरे वाला ये मान लो इस ध्रुवीय केंद्र के साथ मिल गया। क्लियर बात। अब यहाँ पर देखो, अब नर युग्मक और ये नर युग्मक और ये मादा युग्मक के साथ दोनों मिले तो क्या बना, युग्मनज बना। क्या बना बेटा, युग्मनज बना। और यही तो हमें बनाना था। ये क्या हो गया, निषेचन हो गया। क्या हो गया, निषेचन हो गया। अच्छा आप कहोगे सर ये क्या, दूसरा वाला नर युग्मक इस ध्रुवीय केंद्रक के साथ मिलकर के क्या बनाया, तो ध्यान रखना ये क्या बनाया, भूरणपोष बनाया। क्या बनाया, भूरणपोष बनाया। क्या बनाया, भूरणपोष बनाया। ठीक बात। अब दो चीजें दोनों बन गए। अब आप कहोगे सर अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या नया पौधा पैदा हो गया। अरे ऐसे थोड़ी होता है, टाइम लगेगा, ऐसे थोड़ी बच्चे पैदा होते हैं। अभी तो बहुत, इसलिए तो मैं कह रहा था लैंगिक जनन बहुत डिफिकल्ट है, ऐसे आसानी से थोड़ी होता है। कल तो हमने इतने सारे जनन करवा लिए थे, स्पायर वगैरह में, हाइड्रा में, सब जनन करवाए,
लेकिन आज जनन अभी तक इस पुष्प में हुआ ही नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ ये आसान नहीं है। अब यहाँ आया, केंद्र कोशिका लेके आई, ट्यूब केंद्र था वो मर गया, यानी खत्म हो गया, क्या कहते हैं, विघटित हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर युग्मनज बन गया, भ्रूणपोष बन गया। अब हम बात करते हैं कि आगे क्या होगा। देखो आगे क्या होगा, ये वाला पूरा तो पोर्शन था ना, ये क्या था, अंडाशय, ये क्या था, अंडाशय, ठीक है। अब युग्मनज जो है वो क्या होगा, इसमें विभाजन होगा और धीरे धीरे क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा। धीरे धीरे इसमें युग्मनज से क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा। क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा, भ्रूण, ठीक है, एम्ब्रियो क्या बनेगा, भ्रूण या एम्ब्रियो, भ्रूण बन गया, ठीक सा भ्रूण बन गया। अब ये जो भ्रूणपोष था ये क्या करेगा, इस भ्रूण को पोषण देगा। क्या देगा, पोषण, खाना पीना, नाश्ता, चाय पानी सब देगा, कौन, भ्रूणपोष, ठीक है। अब आपको समझ आ गया कि दूसरे वाला जो नर युग्म काया वो किसके साथ जुड़ा, ध्रुवीय केंद्र के साथ, और उसने क्या बनाया, भ्रूणपोष बनाया। भ्रूणपोष क्या करता है, ये भ्रूण को पोषण देता है। भ्रूण को क्या करता है, पोषण, चाय पानी नाश्ता बिस्किट सब ला के देता है, लोसा जीमोसा लोसा, चाय पियो सा, ठीक सा, ये हो गया, भ्रूणपोष पोषण देता है, ठीक। आई बात समझ है, ये पोषण देता रहेगा। और ये जो आगे धीरे धीरे जो बीजांड है, ये पूरा बीजांड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बीजांड जो है वो बीज बन जाएगा। धीरे धीरे ये बीजांड जो किस में बदलेगा, आपको के सर बीज के अंदर बदल जाएगा। बीजांड किस में बदलेगा, बीज के अंदर। और जो ये फल अंडाशय था, ये अंडाशय फल में बदलेगा। अंडाशय क्या बन गया, फल। जैसे मान के चलो आपने क्या लाया, आप आम लाया, तो आम पूरा तो क्या है, अंडाशय है, अंडाशय था वो फल बन गया। ये सारे टूट के टूटा जाएंगे, इनका काम ही नहीं है। अब ये यहाँ से ये बंद हो गया, अब यहाँ से बंद हो गया, अब ये बन गया। अब ये क्या है, फल है। ये अंडाशय क्या बन गया, फल बन गया। और ये इसके अंदर ये बीजांड था, ये क्या बन गया, बीज बन गया। इसलिए आम लाए तो आम का ऊपर पूरा वो क्या, अंडाशय, और अंदर जो गुठली है वो क्या था, बीजांड था। तो ये क्या बन गया, बीजांड बन गया, ठीक है। आई बात समझ। अब यहाँ पर हमारा ये बीज बन गया, अब बीज बन गया, अब क्या नया पौधा बन गया। अरे कहोगे सर कहाँ बना है, अभी तो बीज बना है। आपने आम लाया, अभी आपने आम खाया है, अभी तो आम खाया है, अभी तो आपने गुठली निकाली है। अब क्या किया, गुठली निकाली है, गुठली क्या है, बीज है। अब आम बन गया क्या, पौधा नहीं बनाना। तो अब इसके बाद एक और प्रक्रिया होती है जिसे हम क्या कहते हैं, अंकुरण। जिसे हम क्या कहते हैं, यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान रखना, अंकुरण। अंकुरण क्या है, अंकुरण ये है कि उपयुक्त परिस्थितियों में, क्या, बढ़िया परिस्थितियों में, उपयुक्त परिस्थितियों में, कैसी परिस्थितियां, बढ़िया परिस्थितियों में बीज का अंकुरित होना, बीज का अंकुरित होना या अंकुरित होकर, बीज का क्या होना, अंकुरित होकर नया पौधा बनना, नए छोटे पौधे के रूप में विकसित होना, नया पादप के रूप में बनना अंकुरण कहलाता है। भाई मान के चलो, यहां पर छोटी सी चीज आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये बीज था, और जैसे ही उपयुक्त परिस्थितियां आई, आपने उसको बोया, खाद दिया, पानी दिया, तो उपयुक्त परिस्थितियां, इससे ये क्या बनेगा, अंकुरित होना, उससे ये क्या होगा, पौधा बनना शुरू होगा। यहाँ से ऐसे निकलेगा, यहाँ से इस तरह की जड़ें भी निकलेगी, ठीक है। अब ये अंकुरित होना शुरू हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, अंकुरण कह रहे हैं। यानी कि नया पौधा बन रहा है, उसे अंकुरण कहते हैं। ये ऊपर वाले भाग होते हैं, इसे हम प्रांकुर कहते हैं, जिससे किसका निर्माण होता है, तने का। और ये क्या है, मूलांकुर है, मूलांकुर से किसका निर्माण होता है बेटा, जड़ों का निर्माण होता है। मूल जिसे हम क्या कहते हैं, जड़, इससे जड़ों का निर्माण होता है। धीरे धीरे फिर इसमें पानी देते जाना, फिर बड़ा पौधा बन जाएगा, फिर बड़ा पौधा बन के बड़ा पेड़ बन जाएगा। ये आपका क्या, नया पौधा या नया जीव पैदा हो गया। तो फिर ये जनन आपका यहाँ पर हम करते हैं समाप्त। जब हमें क्या करना था, जनन करना था, हमने ये कर लिया। क्लियर बात है। और उम्मीद करता हूँ कि सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और इसमें कुछ भी आपके बचा नहीं है। अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा है तो मैं बता रहा हूँ, आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। अगर जीवन में आगे कभी बायोलॉजी लोगे, पढ़ोगे, तो हमेशा हमारी बातें जो है ये याद आएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ
कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और साथ ही साथ दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी पढ़े और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आप भी सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, साथ ही साथ अच्छा कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है, जो आपकी फीलिंग्स है, भावना है, कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का इतना प्यार और स्नेह मिला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।